हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपाली आज आपके सामने इतिहास से संबंधित संपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस अब तक 10 साल में आ चुके हैं वो सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपको करवाया जाएगा। इसका पार्ट 3 जो है इसको आज ये कंप्लीट कराया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ मकसद जो है क्वेश्चन कराना नहीं है। क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है, उसके बैकग्राउंड में क्या-क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मकसद है यहाँ को प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराने का, ठीक है? ताकि आपका दिमाग खुले और आपको ये समझ में आए कि पीसीएस में किस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब श्री पर्वतीय किसको कहा जाता था? इक्ष्वाकु वंश को कहा जाता था, ठीक है? पुराणों में इनका जो है श्री पर्वतीय नाम, यानी कि श्री पर्वती का मतलब क्या हो गया कि श्री पर्वत का शासक, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया। इसके अलावा आंध्र भ्रत भी कहा जाता था। इसका मतलब ये हो गया कि आंध्रों का नौकर, ठीक है? पहले सातवाहनों के ये शासक हुआ करते थे। कौन? इक्ष्वाकु वंश के लोग, ठीक है? इनके पतन, सातवाहनों के पतन के बाद उन्होंने अपनी जो है स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। अब हम इक्ष्वाकु वंश के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके संस्थापक थे श्री शांतमूल। इक्ष्वाकु वंश जो है इसकी राजधानी तो जो थी वो थी अयोध्या, ठीक है? कौशल देश पे इनका राज्य था और इसकी राजधानी थी अयोध्या। इनकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति मानी जाती है सूर्यवंशियों से। इसके अलावा अगर हम अंतिम शासक की बात करें, कभी-कभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट भी किया जाता है कि अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था, ठीक है? किसका? इक्ष्वाकु वंश का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? माप और तौल, प्रशासन, प्रबंधन, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन। देखिए, उत्तर तो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? उत्तर जो है इसका, मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई है ये मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। लेकिन इनकी बात करें आयोग की, तो आयोग ने इसका जो उत्तर माना था वो बी माना था। देखिए, दोनों ही चीजें हम लेकर चलेंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने अकॉर्डिंग करना है या आयोग के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? सही उत्तर की बात करें तो मार्ग निर्माण जो इसका आंसर होगा, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो बी माना था, इसलिए हमारी मेरी समझ से आपको आयोग के अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन एक चांसेस और ये भी बन जाते हैं कि अगर वहां पर ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, तब तो आप आयोग की जिद को लेके नहीं बैठोगे, ठीक है? तब को आपको सही उत्तर का पता भी होना चाहिए। तो मार्ग निर्माण जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करें यूनानी स्रोतों के अनुसार, ठीक है? तो यूनानी स्रोतों के अनुसार जो एग्रोनोमोई है ये राजस्व संग्रह करते थे, ठीक है? राजस्व संग्रह भी इनका कार्य था। इसके अलावा सिंचाई की जो सुविधा है, ठीक है, उसका सुविधाओं का पर्यवेक्षण करना, न्यायिक प्रशासन जो है उसको संभालना। इसके अलावा भूमि की नाप, सड़कों का रखरखाव, ये क्या है? ये किससे संबंधित था? एग्रोनोमोई से संबंधित था। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें सूची मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है दिया हुआ है महाजनपद और सूची 2 में दिया हुआ है इसकी राजधानी। देखिए, 16 महाजनपद है, ठीक है? और महाजनपदों से पीसीएस में क्वेश्चंस आते जरूर हैं, चाहे आरओ हो या फिर पीसीएस का पेपर हो। ये जो आयोग का है ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं ये कहूंगी कि 16 महाजनपदों के बारे में आप पढ़कर जरूर जाइएगा। तो क्वेश्चंस के यहाँ से कर लेते हैं। तो मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, ठीक है? ए का 3 हो जाएगा, विराटनगर थी। इसके अलावा कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और अश्मक की बात करें तो पोतन इसकी राजधानी थी, ठीक है? इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो यहाँ चलिए मैप में देखते हैं 16 जनपदों के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे है कुरु, ठीक है? कुरु, सूर्यसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, मल्ला, विज्जी, काशी, मगध, अंग, ठीक है, कौशल और पंचाल। इसके अलावा गांधार और कंबोज। तो ये है हमारे 16 महाजनपद, ठीक है? और इसके सबसे दक्षिण में एकमात्र जो महाजनपद है वो है असक,
ठीक है। असक, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन भी चुका है कि सबसे दक्षिण में जो एक महाजनपद के बारे में पूछा जाता है, तो वो कौन-सा है? असक है। और मगध जो है ये सबसे बड़े महाजनपदों के की लिस्ट में आता है। ठीक है? तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कथन और कारण दिया है और ये बताना है कि कथन कारण से जो है सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, दोनों को कि नहीं। तो हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है और कारण दिया है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन जो है प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, चोल आधिपत्य, अगर हम चोल की बात करें तो जो इनके आधिपत्य की स्थापना है ये किसने की थी? परांतक। ठीक है, परांतक प्रथम ने। इनकी जो राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगैकोट चोलपुरम, गंगैकोट चोलपुरम भी इनकी राजधानी थी। ठीक है, संगम काल में इनकी राजधानी जो थी वो उरैयूर थी। ठीक है, ये सारी राजधानी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ये चोल जो है, चोल, पांड्य, चालुक्य, ये सब जो है दक्षिण में बसे हुए राज्य थे और इनके बारे में क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो इनकी राजधानी को लेकर भी क्वेश्चन जो है ये बताए जा सकते हैं या पुट किए जा सकते हैं। तो इसकी राजधानी तंजौर थी, गंगैकोट चोलपुरम थी। ठीक है, इसके अलावा संगम काल में अगर इनकी बात करें तो उरैयूर जो है इनकी राजधानी रह चुकी है। ठीक है, तो सबसे प्रतापी राजा जो थे वो थे राजराज प्रथम और पुत्र राजेंद्र प्रथम। ये इन सबसे प्रतापी राजा थे जो कि चोल राज्य जो था इनके टाइम पर चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया था। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्धि की हम बात करें तो कांस्य की मूर्तियां इनके टाइम पर प्राप्त हुई है, जो कि किसकी है? नटराज शिव की मूर्तियां थी। ठीक है, तो जो कांस्य की मूर्तियां ये प्राप्त हुई हैं, इसके अलावा मंदिरों की दीवारों पर भी ऐतिहासिक शिलालेख जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अभिलेखों द्वारा ही इनके पूर्वजों के इतिहास, संकलित घटनाओं और विजयों के जो लेखों में जोड़ने की प्रथा का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? वो राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम ने ही किया था। चोलों के विजय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है और चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने ही, ठीक है, सबसे पहले इसका प्रारंभ किया कि जो उनकी घटनाएं थी, विजय थी, ठीक है, और जो इनके लेख थे, ठीक है, उसके जोड़ने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। इतिहास में इनके जो लेख हैं वो अभिलेखों के द्वारा, ठीक है, और कांस्य मूर्ति जो इनकी नटराज की मिली इसके द्वारा इनकी जानकारी जो है प्राप्त होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका, ठीक है, ये है भीमबेटका, भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो मागो सुरुवत्स, एस डी संकालिया, बी एस वांकर या बी एन मिश्रा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी एस वांकर जो है, ठीक है, इन्होंने जो है भीमबेटका गुफा को पहली बार देखा था। एमपी, अब ये बात करें ये भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो ये एमपी में है। ठीक है, एमपी में रायसेना जिले में स्थित है भीमबेटका, जो कि एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है वो 1957 में बी एस वांकर द्वारा की गई थी और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो यूनेस्को की अगर हम बात करें तो ये 2003 में इसको शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे मिलान हमें बताना, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो बालू, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा पुरास्थल, ये हड़प्पा पुरास्थल है और जो ये संघ राज क्षेत्र या राज भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं ये इनमें कहाँ पे ये विकसित है? तो बालू एक जगह थी जो हड़प्पा टाइम पर थी। ठीक है, तो वो अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा। ठीक है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में। इसके अलावा मांडा की बात करें तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। पाडरी की बात करें तो ये है गुजरात में। ठीक है, और हुलास जो है ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह से 3 2 4 1 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें कौन सा है जो ऑप्शन सही होगा? सूर्य के पहला कि दूसरा
ठीक है, दोनों सही होंगे कि कोई एक सही होगा? तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है वेनसोंग, अबू ज़ईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया। इसके अलावा सांबपुर जो यात्रोत्सव है वो सूर्य पूजा से संबंधित था, ठीक है? तो यहाँ हम बात करें कथन की, तो ये दोनों ही कथन जो है सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ह्वेनसोंग की बात करें तो इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो कौन सी थी? सियूकी थी। ये एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु भी था। ये किसके टाइम पे आया था? ये हर्षवर्धन के समय पे आया था। ठीक है? हर्षवर्धन के समय पे आया था और इसने भारत यात्रा की थी। इसके अलावा हम अल मसूदी की बात करें तो अल मसूदी कौन थे? ये एक अरब भूगोलवेत्ता थे। ठीक है? अरब भूगोलवेत्ता थे और इनकी एक बुक थी मुरुज अल जहाब। मुरुज अल जहाब इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने जो भारत से संबंधित जो सोशल लाइफ है, रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजन प्रैक्टिस है, इसकी हिस्ट्री है, ये इसमें जो है भारत का एक बहुत बड़ा जो अंग है, इसमें प्रस्तुत किया था अपनी बुक में इन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें अल-बरूनी की, तो ये महमूद गजनवी के साथ जो है ये भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने यह एक फारसी विद्वान था। फारसी विद्वान था, वैज्ञानिक था, धर्मज्ञ था, विचारक था, ठीक है? इसके अलावा बात करें तो भारतीय इतिहास का पहला जानकार जो है किसको कहा जाता है? अल-बरूनी को कहा जाता है, ठीक है? सामपुर की बात करें तो सामपुर जो यात्रोत्सव है वो सूर्य पूजा से ही संबंधित है, तो यहाँ दोनों कथन देखिए सही हैं। इसके अंतर्गत जो ये नाम लिए गए थे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि क्वेश्चन अगर बनता है तो आप कर ले जाएँ, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है? सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। इसके अलावा कि उत्तर वैदिक समाज की बात करें तो ये जो है ये कृषक संबंधित था, ठीक है? ऋग वैदिक समाज की बात करें तो इसमें चारागाह की ज़्यादा मतलब उल्लेख मिलता है कि पशुपालन वगैरह इसमें ज़्यादा था, ठीक है? पशुओं को पालने का चलन था। और मध्यकाल की हम बात करें तो मध्यकाल के में जमींदारी प्रथा थी। ठीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ कथन और कारण बताना है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा तत्व शैली के तत्व समाहित हैं। तो हमें बताना है इसमें कौन सा कथन और कारण सही होगा या नहीं होगा। ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता। देखिए ये किसी भी बुक में या कहीं पे भी आपको एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा। ये आपको देखिए क्वेश्चन उसी बुक से आया है लेकिन आपको एज इट इज शब्द जो है आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी कैपेबिलिटी है, ठीक है, उस बुक को पढ़कर उसका निचोड़ निकालने की, इस तरह से यहाँ ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ बात की जा रही है निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्ति रूप में यानी कि अभिलेखों में, लिखित रूप में या फिर शिलालेखों में पाए गए। जैसा कि हमें पता है कि मौर्य, हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं मौर्य वंश, ठीक है? अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी लिपि है या कुछ भी है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जो सील मिली, ठीक है, जो मृदभांड मिले, कोई भी लिखित रूप में कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता में था क्या, ठीक है? अभी सिर्फ मृदभांड और शिलालेख और सॉरी जो शील मिला है वो सब देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी पुरानी थी इसमें ऐसा-ऐसा कुछ होता था। लेकिन क्या एग्ज़ैक्ट क्या होता था ये नहीं पता। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा आधुनिक समय में जब प्रवेश करते हैं जैसे कि मौर्य वंश आ जाता है, ठीक है? जब मौर्य वंश आया तो यहाँ पर क्या विकसित हुआ? यहाँ पे विकसित होना शुरू हो गया जैसे कि अशोक के शिलालेख मिले, ठीक है? अशोक के शिलालेख मिले, अशोक के अभिलेख मिले, ठीक है? अशोक के जो लिखे हुए पत्थरों पे उत्कीर्ण जो पांडुलिपियाँ मिली, ठीक है? ये सब जो मिला इससे हमें क्या हुआ कि ये मूर्त रूप पाते गए मतलब कि एक आधुनिकता विकसित होती गई जिससे हम इतिहास के बारे में जानने में हमें आसानी होती गई, ठीक है? इसीलिए हमें मौर्य वंश के बारे में या उसके बाद जितने भी वंश आए उनके बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी है, सटीक अंदाजा है कि किस डेट में किस टाइम पे आए थे, क्या-क्या हुआ था, कैसी राज व्यवस्था थी, क्या-क्या चलता था, किस तरह की नीतियाँ अपनाते थे।
ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वहाँ से मिलती हैं, ठीक है? दूसरा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली, इस सभी के तत्व समाहित थे। देखिए, जब पुराना जैसे आधुनिक शैली परंपरा क्या की बात क्यों की जा रही है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है? उसमें क्या था पत्थरों पे उत्कीर्ण जो है लिपि मिली, ठीक है? ल भले वो हम पढ़ नहीं सकते लेकिन वो जो पुरानी चीज़ें थी उसको ही कहीं न कहीं आधुनिकता में इस्तेमाल आज भी किया जाता है कि आज भी देखिए आप कहीं पे भी कोई चौराहे पे निकल जाएँ भाई, जैसे कोई राजनेता होता है, कि कोई चीज़ अपनी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बनवाता है, कोई चौराहा बनवाता है, कोई मूर्ति बनवाता है, तो उसपे क्या करता है एक पत्थर का चौकोर-सा, ठीक है? चौकोर सा वहाँ पे एक पत्थर लगवाता है और उसमें लिखता है कि ये फला-फला इनके द्वारा जो है विकसित की गई, इस सन में विकसित की गई, ठीक है? इसीलिए और इसके अलावा वो अपनी किताबें और इसके द्वारा भी अपनी जानकारी दे तो ये क्या हुआ कि हमेशा पुरानी चीज़ों से ही तो आते-आते नई चीज़ों में आधुनिकता में हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई। तो ये यहाँ पे ये कथन और कारण जो है इन दोनों को जो है एक-दूसरे को जो है सैटिस्फाइड करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए, मैंने यही बोला ना कि एग्ज़ैक्ट आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको ये अपनी समझ जो है खुद ही बैठानी पड़ेगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है अपने में डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इनको क्रम के अनुसार हम व्यवस्थित करते हैं, बात करते हैं फतह अ-ज़हादीर ये जो है ये ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है, ठीक है? ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा, शॉर्ट में लिख देती हूँ, बरनी द्वारा लिखी गई है और ये 1285 से 1358 के बीच में थे और ये किसके टाइम पे आए थे? ज़ियाउद्दीन बरनी एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक के समय आए थे, ठीक है? पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई की है। इसके अलावा बात करें किताब उल हिंद, तो किताब उल हिंद की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है और तबक़ात-ए-नासिरी जो है ये मिन्हाज के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? मिन्हाज के द्वारा लिखी गई है। अल-बरूनी जो है बताया था मैंने सॉरी महमूद गज़नवी के साथ आया था। इसके अलावा मिराज उस सिराज की बात करें तो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित थी ये तबक़ात-ए-नासिरी, ठीक है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। 1687 में जब औरंगज़ेब ने गोलकुंडा किले को अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा शासक कौन था? तो यहाँ हम बात करेंगे कौन था उस टाइम पे शासक तो अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह जो था, वो शासक था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? बीजापुर औरंगज़ेब की बात करें तो इसने बीजापुर पे जो आक्रमण किया था, ठीक है? वो कब किया था? वो किया था 1686 में, ठीक है? और गोलकुंडा की बात करें तो 1687 में इसने गोलकुंडा पर आक्रमण करके इसको विजित किया था, इस पे आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है? और 17वीं शताब्दी में जो है गोलकुंडा को ये हीरे की राजधानी कही जाती थी और जो प्रसिद्ध आपने सुना होगा कोहिनूर हीरा, ठीक है? जो कोहिनूर हीरा है वो इसी खाद्यान्न से प्राप्त हुआ था, ठीक है? औरंगज़ेब ने जो है गोलकुंडा के किले को उसी प्रकार सोने की कुंजी से खोला था जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें बताना है कि कौन-सा सही है। तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु जो है निर्धारित करने का प्रयास किया था और सेकंड है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ठीक है? अगर हम उत्तर की बात करें तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे सही होंगे यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अकबर ने जो है लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की थी जिसमें से लड़कों की जो आयु थी वो 16 वर्ष थी और लड़कियों की जो आयु थी वो कितनी थी 14 वर्ष थी ये निर्धारित की थी और ये कथन भी सही है कि अकबर ने लड़कियों को जो है ये मतलब कहा था कि अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की उनको स्वतंत्रता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बताना है मिलान, ठीक है? मिलान में क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा तो दीवाने तन, ठीक है? दीवाने तन। तो ये क्या है? ये जागीर व वेतन को देखना, ठीक है? जागीर और किसको? वेतन को देखना, ये कर्तव्य होता था इस अधिकारी का। मुस्ताक जो है, ठीक है? मुस्ताफ़ी, ठीक है? मुस्तारफ़ी, ये क्या होता था? मुस्तारफ़ी राज्य को आय व्यय का निरीक्षण करता था।
राज्य के आयव्यय का निरीक्षण करता था। इसके अलावा मुशर्रिफ जो है ये कार्यालय संभालने के लिए होता था, और क्रियानवीस सॉरी क्रियानवीस नहीं है, यहाँ पे है वकियानवीश। ठीक है, वकियानवीश जो है ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी हम कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी जो कब्र है वो कहाँ है, अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्गा में। लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये मुल्तान में नहीं था। ठीक है, मुल्तान में इनकी कब्र नहीं थी, कहाँ थी, दिल्ली में है। ठीक है, जो ये है चिश्ती समुदाय के ये सूफी संत थे। महबूब ए इलाही इनको कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, महबूब ए इलाही। ठीक है, इनका जन्म जो है बदायूं में हुआ था, और बाबा फरीद के साथ ये जो है, जो कि बाबा फरीद के साथ ये अजोधन यानी कि पाकिस्तान में रहे, बाद में ये दिल्ली चले गए। ठीक है, और दिल्ली की जो दिल्ली में ही सूफी काल की जो पवित्र दरगाह जो है जो निजामुद्दीन औलिया की है वो मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब बहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सहाब नहर, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सहाब नहर। ये मुगल कालीन नहर थी। ठीक है, इसका निर्माण किसने, फिरोज शाह तुगलक की रजब को पुनर्जीवित करके किया गया था। अकबर के समय जो है ये सिहाबुद्दीन खान जो है, बाद में ये नूरुद्दीन मोहम्मद और तार खान द्वारा नहर जो है खुदाई हुई, फिर मरम्मत हुई, उसको चौड़ा किया गया। ठीक है, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सिहाब नहर। इसका नाम बदल कर क्या किया गया, सिहाब नहर रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये बीजापुर सल्तनत का जो है शासक था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सला चापेल 1778 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही बताना है कि तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो हमें ये बताना है इसमें कौन सा उत्तर जो है सही होगा। ठीक है, उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों ही कथन जो है ये सही हैं। ठीक है, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, तो यहाँ हम बात करेंगे एक्सला चैपल। ठीक है, 1778। देखिए ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसकी जो समाप्ति है वो एक्सला सापेल। ठीक है, एक्सला सापेल जो कि 1748 में थी। ठीक है, 1748 में जो संधि हुई थी एक्सला सापेल नामक संधि। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। जब ये ऑस्ट्रिया के युद्ध की समाप्ति हुई तो जैसे ही यूरोप का युद्ध बंद हुआ तो इधर जो भारत में कर्नाटक युद्ध था इसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, इसकी समाप्ति हो गई और मद्रास जो है वो अंग्रेजों को पुनः जो है प्राप्त हो गया। ठीक है, और जो कर्नाटक युद्ध है ये हुआ किसके बीच में था, भारत में अगर बात करें तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो उत्तर हम बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, सिक्किम जो ये जो है नेपाल और भूटान देशों के मध्य स्थित था, एक संप्रभु राज्य था। ठीक है, और इसके राजा पे यह दोष लगाया इन्होंने कि दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ उसने क्या करा है, दुर्व्यवहार किया है। ठीक है, सिक्किम के राजा के ऊपर ये लगाया, इसी को ही आधार बनाकर डलहौजी ने जो है सिक्किम को मतलब अंग्रेजी राज्य में जो है मिला लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन अद्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसमें कौन नहीं था हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है ये जो है ये मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ एकमात्र गांधी जी जो थे ये सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था,
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, ठीक है, 1931 में ये चला था। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है हिस्सा लिया था किसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन था, सरोजनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय जी थे, इसमें सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इसमें सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई थे, और प्यारेलाल मीराबेन और देवदास ये भी जो थे गांधी जी के साथ जो है लंदन गए थे। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है इसमें, तो यहाँ पे हम मिला लेंगे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्शन, ठीक है, माई डिपोर्टेशन। तो ये किसकी बुक है, लाला लाजपत राय की है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। गीता रहस्य किसकी है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की है, ठीक है। अ नेशन इन मेकिंग ये किसकी है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की है। इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 4 1 2 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, किसने की थी, नंदराज, हैदर अली, ठीक है, देवराज या चिक्का कृष्णराज। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा हैदर अली, ठीक है। देखिए एक राजा थे वेंकट राय, ठीक है, वेंकट राय जो है इन्होंने 1742 में जो है वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद 1755 में, ठीक है, जो है राजा के नेतृत्व में जो हैदर अली थे ये डिंडीगुल गए, वहां पे इन्होंने विजय प्राप्त की, ठीक है, वहां पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, और एक किले को सैन्य चौकी के रूप में जो है बदल दिया। तो और बाद में मैसूर का असली संस्थापक कौन बन बैठा, हैदर अली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। हमें यहाँ कथन और कारण बताना है, तो कथन और कारण में कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। तो यहाँ उत्तर अगर हम देखें डायरेक्ट उत्तर पर आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या कर। देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, नीचे ठीक है, अलग अलग वर्ग बन गए थे, ये बात सही है। देखिए 3 तरह की प्रथाएं चली थी, कौन कौन सी प्रथा थी, स्थायी बंदोबस्त, आपको पता ही होगा स्थायी बंदोबस्त, इसके अलावा रैयतवाड़ी, और इसके अलावा महलवाड़ी, ठीक है। इसके अलावा कौन सी थी, महलवाड़ी प्रथा जो थी ये अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें से स्थायी बंदोबस्त जो है ये कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इसका क्षेत्र लागू किया गया था इसमें, ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्सों में थी, पूर्वी बंगाल में थी, असम में थी। इसके अलावा महलवाड़ी प्रथा जो थी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, ठीक है, पंजाब में फैली हुई थी, कौन सी, महलवाड़ी प्रथा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो थैंक यू क्लास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए जा रहे हैं, प्लीज इसको करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।